एक परमानेंट जोन पे बाल उग रहे हैं तो वो आगे आके भी चेंज करेगा प्लेस को, तो वहाँ पे भी उगेगा। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो इन सेफ हैंड्स एवरीथिंग इज सेफ। आजकल जो तकरीबन कोई आप समझ लेके 135,000 रुपीज से लेके और 3.5-4 लाख रुपीज तक भी जाती है। नाज़रीन, गंजपन और बालों के गिरने का जो मसला है आजकल दुनिया भर में आम होता जा रहा है। आलमी सतह पर तकरीबन 60 से 70% मर्द और 30 से 40% खवातीन बालों के गिरने और पतले होने के मसले का शिकार हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बल्कि अगर कहीं गंभीर हो गया है तो गलत नहीं है, जहाँ पर तकरीबन 40% मर्द और 25% खवातीन गंजपन या बालों के पतलेपन का शिकार हैं। गंजपन का सामना करने वाले अक्सर अफराद में हम देखते हैं कि खुद एतमादी की कमी होती है और साथ ही साथ उन्हें समाजी तौर पर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब इसका एक ट्रीटमेंट है जो लोग अक्सर डिस्कशन में लेकर आते हैं, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। कहते हैं ये एक ऐसा हल है, एक से ज्यादा तरीके हैं, लेकिन हम मौजू तरीके पे बात करेंगे, लेकिन अक्सर लोग इसी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा हल है जिसने बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण पैदा की है, लेकिन इसके हवाले से बहुत से खदशात भी हैं कि क्या ये महफूज है, इसमें कितना दर्द है, कितना पेन है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। तो सारे मौजू पर इस पर आज हम बात करेंगे अपने सेगमेंट में। तो स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए, और हम अपने मेहमान का तारुफ करवा दें। प्लास्टिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं डॉक्टर एहसन रियाज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों में बहुत से खदशात पाए जाते हैं, ये बताइएगा कि ये सेफ है और हर उम्र के अफराद के लिए ये मौजू है या फिर कुछ मखसूस उम्र के अफराद ही इसको करवा सकते हैं? हाँ जी, वन बाय वन आपके क्वेश्चंस जो है उसका मैं आंसर दूंगा कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये 17 साल की उम्र से लेके और हमारे पास अब जो है ना वो 86 इयर्स की उम्र तक भी लोग 86? हैं। जी जी, तो जो इसके अंदर अवेयरनेस के मुताबिक लोग आते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका ये सेफ है कि नहीं सेफ है, या अगर आप अच्छे बंदे से करवाएंगे या डेजिग्नेटेड बंदों से करवाएंगे या जो इसके माहिर हैं उनसे करवाएंगे तो इट्स टोटली अ सेफ प्रोसीजर। ये सिर्फ इम्प्लांटेशन है जो कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र है बेसिकली, और वो ट्रांसफ़र ऐसे है कि जैसे आप एयरपोर्ट से कोई सेफ्टी के साथ आपको लेके एक जगह पहुंचा दे, तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। सो आपके जो परमानेंट जोन है जो कि आपका अगर हाथ को आप ऐसे रखें पीछे तो ये सारा आपका परमानेंट जोन है, और अगर हाथ को ऐसे रखें तो ये आपके नॉन परमानेंट जोन है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है, नाज़रीन बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि परमानेंट जोन यही है कि जो हमेशा बचा हुआ दिखाई देता है। जी जी। और मर्द हजरात का तो ये जो परमानेंट जोन है वो ज्यादा परमानेंट जल्दी हो जाता है जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने तो बता दिया कि एजेस के हवाले से कि कब से कब तक आप ये करवा सकते हैं, उम्र के हवाले से। हमें ये बताइए कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है वो कितने अरसे में शुरू होता है? हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, फिर अब उसका दोबारा से बाल कब निकलेंगे? एक तो और ये, ऐसे ही लगे कि असल है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा सवाल ये कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग और पेन के हवाले से बहुत सुना भी है, लोग बात भी करते हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं खतरनाक, उनके बारे में भी बताइए। देर पा तो है ये, क्योंकि आपका परमानेंट जोन का मतलब ये है कि उसकी लाइफ तकरीबन 70 to 80 ईयर्स, ठीक है ना जी। तो जो कि आजकल प्रेडिक्टेड लाइफ भी नहीं है, लेकिन वो अगर एक परमानेंट जोन पे बाल उग रहे हैं तो वो आगे आके भी या डिफरेंट जब चेंज करेगा प्लेस को तो वहाँ पे भी उगेगा। रिगार्डिंग जो इसकी लॉन्जिविटी है ये ऑल डिपेंड्स के पीछे, अगर वो बाल डेस्टिन्ड है कि जेनेटिकली वो गिर जाएगा तो वो लाइफ पूरी करेगा। तो एक रेंज आपको मैंने दे दी है, तकरीबन कोई 70 इयर्स जो है ना बेसिकली उसकी लाइफ है। और जो जहाँ पे इन्फेक्शन के ताल्लुक है और ये सारा, तो क्यों हेयर ट्रांसप्लांट को लोग ज़रा थोड़ा सा हल्का लेते हैं कि ये क्लीन सर्जरी है, इसके अंदर इतने लवाजमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर हाइजीन या आपकी जो स्टरलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और आपकी टेक्निक। जो अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो इन सेफ हैंड्स एवरीथिंग इज सेफ। डॉक्टर, कुछ लोगों को हम देखते हैं ना, मतलब सैलून्स पे भी और वैसे भी, मतलब स्टेरिलाइजर उनका ख़राब है, वो डिटोल से धो के काम चलाए जा रहे हैं, अपने जो औजार है ना उनसे काम किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे बताऊँ कि देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच।
इसको थोड़ा सा इलेबोरेट एलैबोरेट करें ना, वही कह रहा हूँ कि लोग जुगाड़ लगा रहे होते हैं। हाँ जी। उन्हें भी जरा कोई बताएं कि थोड़ा सा उन्हें होश दिलाएं कि भाई ये ना करें, आपकी दोनों में मेहरबानी। difference कितना ज़्यादा अगर आप पैसे पूरे ले रहे हैं तो काम भी पूरा सिंपल थिंग ये है कि आप जो हाथों साबुन हाथों से धोते हैं तो वो दिस इज योर सैनिटाइजेशन। आप कोई भी आजकल सैनिटाइजर का ज़माना बहुत ज़्यादा है कोविड की वजह से, तो आप जो हाथ उसको साफ करें तो वो भी सैनिटाइजेशन है। लेकिन स्टरलाइजेशन के लिए कुछ लवाजमात हैं। यू नीड अ स्टरलाइजर और मतलब है कि मीन्स आपका जो है इसका इसमें फ़र्क ये है कि उसके अंदर जरासीम कुछ ना कुछ रह जाएंगे जो कि आपके वो जो ऐसे रेजिस्टेंट जो वायरसेस हैं वो आपके या स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो नहीं जाते। लेकिन जब स्टरलाइजर में आप डालेंगे एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ द टेम्परेचर, वो तो है ही जरासीम कुछ। हाँ वो तो जरासीम जो खत्म ही कर देगा। स्टैंडर्ड जो है वो 121 डिग्रीज फॉर 40-45 मिनट्स 30 से लेकर 45 मिनट्स अच्छे स्टरलाइजर में, तो वो आपके जर्म्स सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लवासमा तो हैं ही और साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट का हम चर्चा भी बड़ा सुनते हैं, लेकिन लोग घबराते हैं कि खर्चा बहुत ज्यादा है। कितना खर्चा आ जाता है ये भी बता दें जरा। खर्चा देखें, हर जो प्रोसीजर है उसकी एक वर्चुअल कॉस्ट होती है, प्रोसीजरल कॉस्ट होती है। बिल्कुल। अगर आपका स्टरलाइजेशन अच्छी है, आपके वर्चुअल एसओपीज अच्छे हैं, आपके जो जो चीज़ें आपने यूज़ करी हैं डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, तो यस खर्चा आता है। और वो इसलिए ही इस खर्चे को ही मद्देनज़र रखते हुए जो एक क्लास है स्पेसिफिक, जो हमारी मिडिल क्लास या स्पेशली लोअर क्लास, वो सारे हम तक पहुंच ही नहीं सकते। सो व्हाट यू कॉल, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं और इसकी जो रेंज है आजकल जो तकरीबन कोई आप समझ लें कि 135,000 रुपीज़ से लेके और 3.5-4 लाख रुपीज़ तक भी जाती है। ये सर ये डॉक्टर साहब ये भी जरा स्पेसिफाई कर दें, पहले से आखिरी सेशन तक ये टोटल खर्चा होगा उसमें? ये टोटल खर्चा होगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। और कितने सेशंस हैं इसमें? इसमें सेशन एक ही होता है, एक ही सेशन होता है। और देखें, एक आप अल्लाह ताला की कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की वो तो अंडरस्टूड बात है। अल्लाह ताला की कॉन्फ़िगरेशन में आपका तकरीबन पर स्क्वायर सेंटीमीटर तकरीबन कोई 350 हेयर होता है, विच इज़ लाइक इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट दैट। सो जो आमतौर पे हम लोग जो डेजिग्नेटेड या जो अदरवाइज जो प्रॉपर सर्जन हैं वो हम 35 से लेके 75 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम करते हैं, या कि वो बाल तकरीबन 100-110 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी ये स्टैंडर्ड है। ये अच्छा, ये स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि हमने सोच लिया और हमें ज़रूरत भी है हेयर ट्रांसप्लांट की, लेकिन उसके बाद हमने डॉक्टर का इंतखाब करना है। अब आप जैसे कि जानते हैं हमारी सोसाइटी में, और मोस्टली हर सोसाइटी में स्कैम भी हैं, लोग बड़े बेहतरीन अंदाज में मार्केट करते हैं अपनी फजूल सी प्रोडक्ट और अपना फजूल सा ब्रांड। कैसे बचा जा सकता है उन स्कैम से, और डॉक्टर का इंतखाब करने के लिए किन किन बातों का हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई ये आदमी ये बात कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ राइट। अच्छा, तलाशे काबिल डॉक्टर। जी। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक आप ये समझ लें कि एक मार्का है कि टू फाइंड द प्रॉपर पर्सन। लेकिन आज के नेट ने ज़रा थोड़ा सा आसान कर दिया है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारे डॉक्टर साहब स्कैम है, नहीं पता चलता। ऑनलाइन तो स्पेशली वो बंदा आपके सामने नहीं है, गलत रेटिंग देके चली गई, आपको नहीं पता वो बंदा कहाँ पर बैठा है, क्या बात कर रहा है, कितना सच है, आप देख नहीं पा रहे। वहाँ पे ज्यादा खतरा है। मैं आपको वो को सेकंड करूंगा कि कल मेरे पास एक टिकटॉकर आई रिगार्डिंग हर व्हाट यू कॉल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मुझे 30 मिनट में 30 सेकंड में या 3 मिनट के अंदर आप मुझे ना एक तो ग्लिम्स दे दें, ठीक है, और दूसरा मुझे 3 मिनट में सारा कुछ समझा दें, ताकि जो है ना मेरी ऑडियंस जो है ना वो उसको समझ सके। इसके अलावा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम पूरी चीज़ें ले लें। तो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट कि यहाँ पे जो है वो आप गलत काम कर रहे हैं। बेसिकली आप उस डॉक्टर से जाके मिलें उस क्रेडिबिलिटी के साथ, और प्लस मार्केटिंग लोगों के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। डॉक्टर साहब, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आगे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, लोगों की बड़ी शिकायत होती है बाल गिरने की। क्या वजह है, बाल इतने क्यों गिरते हैं, किस तरह से इनको बचाया जा सकता है गिरने से? जिस तरह स्किन के ऊपर आपके मौसम का असर है, बालों के ऊपर भी असर है। डैंड्रफ बहुत होता है सर्दियों में। डैंड्रफ भी होता है सारा, लेकिन डैंड्रफ इज मतलब है कि कल्प्रिट नहीं है कि वो बाल गिराए। अच्छा। इसके अंदर आपके जो इंटरनल साइकिल है, देयर आर 3 साइकिल्स। एक है एक गिरने वाला फेज, ठीक है, उगने वाला फेज, ठीक है ना,
और एक है स्टैटिक फेज, यानी कि एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। ये एक स्पेसिफिक, ये आपको टर्मिनोलॉजी बता दी है जी। जो आपका जो एनाजन फेज है, ग्रोइंग फेज, वो लोग कम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। जो स्टैटिक फेज है वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और गिरने वाला सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि साइकिल ने पूरा होना होता है। अगर वो नॉन परमानेंट जोन भी है तो बाल ने अपना साइकिल पूरा करना है। बिल्कुल जी। उसने पहले उगना है, फिर खड़े होना है, और उसके बाद गिरना है। जिसको अक्सर हम बेबी हेयर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ये टूटा हुआ बाल है, लेकिन वो बेबी हेयर भी होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की Thank you किल्लत की very वजह से बहुत सारे सवालात थे, करना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी है।